पेश खिदमत है सिलसिलावार नावल वो एक परी है। तहरीर रेहाना अमजद बुखारी, किस्त नंबर 17। फैजी साहब के इंतकाल को 10-15 रोज गुजर चुके थे, लेकिन अजान अभी तक संभल नहीं पाया था। बेसाहिबान होने का दुख क्या होता है, सही मानों में इसका एहसास उसे अब हुआ था। मगर कारोबार जिंदगी तो चलाना था। सुबह उठकर वो हस्बे मामूल शॉप पर चला आया था। उसे हर चीज बदली बदली और अजनबी महसूस हो रही थी। वो इतने रश में भी खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रहा था। अजान काउंटर के पीछे उदास व मलूल बैठा था। दुकान का इकलौता मुलाजिम समीर साफी हाथ में उठाए रैक्स में सजी इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत पर से गर्द साफ कर रहा था। जब ही बैरूनी दरवाजे से शाहिद दुकान में दाखिल हुआ और सीधा अजान के सामने आकर काउंटर पर कोहनी रखते हुए एक हथेली पर चेहरा टिकाकर बगौर अजान के चेहरे पर नजरें जमाते हुए पुरसोच अंदाज में बोला, हेलो अजान, कैसे हो? अजान हनूज अफसरदगी से बोला, हाँ अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ। शाहिद ने इर्द गिर्द देखा और फिर एक कुर्सी घसीट कर धम से उस पर विराजमान हो गया। यार अजान, देखो बुरा नहीं मानना, कानून कुदरत है कि जो इस दुनिया में आता है उसे एक न एक दिन वापस भी जाना होता है। मैं और तुम भी आखिरकार अल्लाह के हुजूर हाजिरी देंगे। लेकिन प्यारे भाई, किसी के जाने से कारोबार जिंदगी मुतासिर नहीं होता। मैं जानता हूँ कि फैजी साहब बहुत प्यारे इंसान थे, हमारे वालिद थे और हमें यकीनन उनसे बेइंतहा मोहब्बत भी थी। लेकिन अब वो अपने उस अल्लाह के दरबार में हाजिर हो गए हैं जिसकी बारगाह में हम लोग दिन के 5 वक्त सजदा रेज होते हैं और इस बात के खास्तगार होते हैं कि वो हमारे सजदे और हमारी हाजिरी कबूल फरमा ले। अपने आप को संभालो यार, बाबा नहीं रहे, इस हकीकत को तस्लीम करो। लेकिन तुम अभी बाकी हो, फरजान है, भाभी हैं, आंटी हैं और फैजी साहब के बाद सारा बोझ, सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधों पर आ पड़ी है। अगर तुम अफसुर्दगी के इस हिसार को तोड़कर बाहर नहीं आओगे तो उन लोगों का हौसला भी टूट जाएगा। तुम्हें उनका हौसला बनना है, उनका सहारा बनना है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? शाहिद ने सिलसिला गुफ्तगू खत्म करते हुए अजान के चेहरे पर नजरें जमा दी। अजान ने एक तवील सांस ली और गोया हुआ, तुम ठीक कहते हो शाहिद, मैं कोशिश करूंगा कि अपने आप को संभाल सकूं। शाहिद पुरख्याल अंदाज में सर हिलाते हुए उसे देख रहा था। फिर शायद उसकी तवज्जो हटाने के लिए उसने बात का रुख बदल दिया और फिर जब वो बोला तो उसका लहजा कुछ शोखी लिए हुए था। अच्छा छोड़ो सारी बातें, मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं। मेरे साथ पिछले दिनों अजीबो गरीब वाकया हुआ। जानते हो क्या हुआ? उसने पूछा। अजान ने इस्तफामिया अंदाज में उसके चेहरे पर नजरें जमा दी तो शाहिद के होंठों में दोबारा हरकत पैदा हुई। पिछले दिनों मैं अपने मामू के यहाँ उनके शहर गया। उनके घर पहुंचा तो वो लोग किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार बैठे थे। मुझे देखकर उन्होंने बहुत इसरार किया कि मैं भी उनके साथ चलूं, लेकिन यार जाहिर है जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। मुझे तो पता ही नहीं था वो जा कहाँ रहे हैं, किस सिलसिले में जा रहे हैं, और इस पर मुस्तजाद मैं उनके यहाँ मेहमान जा ठहरा तो ये मुनासिब नहीं था। लिहाजा मैंने इनकार कर दिया और कहा कि आप लोग हो आए, मैं घर पर ठहरता हूँ। सो वो लोग चले गए। अब दोपहर के वक्त मुझे भूख महसूस हुई तो मैंने सोचा किसी होटल से खाना खाया जाए। लिहाजा उस अजनबी शहर में निकल गया किसी ढंग के होटल की तलाश में। तलाश बिस्यार के बाद बिलाखिर एक होटल मिल गया। वहां जाके खाने का ऑर्डर दिया। इतने में एक परेशान हाल नौजवान आया और मुल्तमिस हुआ कि एक छोटी सी कॉल करवा दें अपने सेल से, मेरे वालिद हॉस्पिटलाइज हैं। उसकी परेशानी देखकर मेरा दिल पसीज गया और मैंने मोबाइल निकालकर उसके हवाले कर दिया। होटल में बुलंद आवाज में म्यूजिक बज रहा था और मेरी बेवकूफ़ी देखो कि मैंने खुद ही उसे दूर हटकर बात करने का इशारा दे दिया। अब खाना खाकर मैं बाहर निकला तो लड़का था न मोबाइल। शाहिद ने लम्हा भर रुक कर अजान के चेहरे के तासुरात का जायजा लिया तो उसे यक गुना इत्मीनान महसूस हुआ, क्योंकि अजान उसकी बात में पूरी दिलचस्पी ले रहा था और उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। शाहिद ने सुकून का सांस लिया और सिलसिला कलाम दोबारा जोड़ते हुए बोला, मैंने बहुत सर खपाया, होटल में मौजूद लोगों से उसका अता पता दरियाफ्त करने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। फिर एक साहब से मोबाइल लेकर मैंने अपना नंबर मिलाया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। जैसे तैसे घर पहुंचा। मुझे खाना बहुत महंगा पड़ गया था। खैर रात गुजारी और अगले दिन वापस आ गया। 2-4 दिन के बाद ऐसे ही बैठे बिठाए ख्याल आया
तो भाई के मोबाइल से अपना नंबर डायल किया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। बेल जा रही थी, मैं संभल कर बैठ गया जैसे अगला बंदा कॉल रिसीव ही कर लेगा, और फिर वही हुआ। अजान के चेहरे पर तजस्सुस था। शाहिद ने लहजे को और पुरस्रार बना लिया था। मेरे लिए हैरत का एक और झटका था कि कॉल रिसीव करने वाली आवाज भी मैं शनाख्त कर चुका था। मेरी नजरों के सामने मासूम सूरत बनाए उस नौजवान का चेहरा घूम गया जिसका नाम हाफिज आमिर था और जिसका बाप शदीद बीमार था। मैंने उससे अपना तारुफ करवाया और उससे कहा, अल्लाह के नेक शरीफ बंदे, तुमने तो बताया था कि तुम हाफिज कुरान हो, तुम्हारा बाप शदीद बीमार और हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने नेकी के जज्बे के तहत तुम्हें अपना मोबाइल दिया, तुम्हारा एहसास किया और तुम्हारे काम आने की कोशिश की, और तुमने मेरा ही काम तमाम कर दिया। भाई मेरे, नेकी की ऐसी सजा तो किसी को नहीं देनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी शख्स इंसानी हमदर्दी के नाते किसी के काम आने से भी तौबा कर ले। जानते हो क्या हुआ? शाहिद ने हस्बे आदत पूछा। क्या? अजान के लहजे में इश्तियाक था। आगे से उसकी मनहूस हंसी सुनाई दी, लेकिन आज उसका लहजा बड़ा पुरएतमाद था। फिर उसने बड़ी ढिठाई के साथ मुझे अपने दाम में फंसाना शुरू किया और मैं बेवकूफ एक मर्तबा फिर रगड़ा खा गया। शाहिद ने मायूसी से कहा। क्या मतलब? अजान ने हैरत से पूछा। भाई हुआ ये कि उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा मोबाइल अभी के अभी तुम्हें टीसीएस करवा देता हूं। दरअसल उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि मेरे हवास काम छोड़ चुके थे। मेरे वालिद की तबीयत ही इतनी ज्यादा खराब थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने तुमसे मोबाइल लिया है। मैं जैसे उड़ता हुआ अस्पताल जा पहुंचा था। मेरा मकसद कतई तुम्हारा नुकसान करने या तुम्हें धोखा देने का नहीं था। बहरहाल छोड़ो इस बात को, मोबाइल मैं तुम्हें अभी भेज रहा हूं, प्लीज अपना एड्रेस लिखवा दो। मेरा दिल बलियों उछलने लगा। मैंने जल्दी से उसे अपना एड्रेस नोट करवाया और दिल ही दिल में उस इंसान को दुआएं देने लगा जिसे इस वक्त तक गालियां दे रहा था। अल्लाह ने उसके दिल में नेकी डाली थी और वो मेरा मोबाइल वापस देने को तैयार हो गया था। लेकिन उस ढीठ ने एड्रेस लिखने के फौरन बाद ही पैंतरा बदला और बोला, शाहिद साहब, हाथ से गई हुई चीज इतनी आसानी से वापस नहीं मिला करती। ये तो मैं हूं जो तुम्हारा मोबाइल वापस लौटा रहा हूं। बस मेरी एक छोटी सी शर्त है। मैंने जल्दी से पूछा, बताओ क्या शर्त है? तो वो खबासत से बोला, तुम्हारे मोबाइल के अंदर एक लड़की की आवाज रिकॉर्ड है जो पोएट्री सुना रही। हाँ है तो? मैंने जल्दी से कहा। तो वो बोला, हाँ बस उस लड़की का सेल नंबर नोट करवा दो। बस इधर तुमने सेल नंबर बताया और उधर मैं निकला मोबाइल टीसीएस करवाने। मैं एक लम्हे के लिए चटपटा कर रह गया, लेकिन फिर मरता क्या ना करता कि मिसदाक मैंने नंबर नोट करवा ही दिया, क्योंकि वैसे भी ये बात मेरे जहन में थी कि वो नंबर तो हमारी टीम के हर लड़के के पास मौजूद था और जहां तक मेरी मालूमात हैं उसकी बात भी सभी से होती थी। लिहाजा मुझे कोई हर्ज नजर नहीं आया। कौन लड़की? अजान ने बेसाख्ता पूछा। भाई माहूम की बात कर रहा हूं। और अजान के जहन में एक छन्नाका सा हुआ। वो यकटिक शाहिद के चेहरे की तरफ देखता रह गया, लेकिन शाहिद उसकी हकीकत से बेपरवाह बोलता चला गया। जानते हो क्या हुआ? उसके बाद शाहिद ने हस्बे आदत कहा। नहीं, इस बार अजान ने गुस्से से कहा। उसका तजस्सुस से बुरा हाल था और वो था कि कहानी को तोल दिया जा रहा था। जाहिर है, पता भी कैसे हो। खैर मैं बताता हूं। उसके बाद मैंने 8 दिन तक अपना नंबर डायल किया, लेकिन ना तो मेरा सेल मुझे मौसूल हुआ और ना ही दोबारा मेरा नंबर ऑन हुआ। वो एक बार फिर मुझे चूना लगा गया था। शाहिद ने जल कर कहा। अजान जो एक बार फिर अपने असाब पर काबू पा चुका था, उसकी हंसी छूट गई, क्योंकि शाहिद ने रोनी सूरत बनाकर जिस तरह चूना लगने वाली बात की थी, उस पर हंसी आना एक लाजमी बात थी। अच्छा, तुम्हारी कहानी खत्म हो गई? नहीं, इसी पर बस नहीं, थोड़ी सी और है। वो क्या? अजान ने सवालिया अंदाज में पूछा। चंद दिनों के बाद मेरी दोबारा माहम से बात हुई तो मैंने उसे पूरा वाकया कह सुनाया। तो पता है उसने क्या कहा? शाहिद अब उसके जब्त का सही इम्तिहान ले रहा था। क्या कहा? अजान ने रटा रटाया जुमला कहा। उसने कहा, हाँ मेरी उससे बात हो गई है, वो बहुत अच्छा इंसान है। मेरा तो मीटर घूम गया। मैंने उससे कहा, बीबी वो झूठ बोलकर फ्रॉड करके मेरा मोबाइल ले गया। धोखे से उसने तुम्हारा नंबर हासिल किया और तुम कह रही हो वो अच्छा इंसान है। तो मोहतरमा बोली, धोखा उसने तुम्हारे साथ किया होगा, मेरे साथ नहीं। मुझे ये सब कुछ वो पहले ही बता चुका है।
मुझे सख्त गुस्सा आया और मैंने कॉल काट दी। उसके बाद से आज तक मैंने दोबारा उसे कॉल नहीं की। अजान जो पुरसोच अंदाज में अब तक शाहिद के चेहरे की तरफ देखे जा रहा था, शाहिद की बात खत्म होने पर भी उसकी महवियत में कोई फर्क नहीं पड़ा था। ओ भाई, कहाँ गुम हो गए? शाहिद ने उठकर कंधे से पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा। अजान ने इस बार उसे कोई जवाब नहीं दिया तो वो बदमजा हो गया और बोला, मैं तो चला, तुम भी जरा रोजी रोटी करो, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। शाहिद उठकर चलता हुआ दुकान से बाहर निकल गया। अजान की नजरें पुरख्याल अंदाज में खला में मौजूद किसी गैर मुरई नुक्ते पर मरकूज थी। कहानी अभी बाकी है, फिर मिलते हैं अगली किस्त में, सिर्फ दास्तान कदा पर।